हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का साइंस में वो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस में बायोलॉजी चैप्टर 8। देखिए, चैप्टर 8 है आनुवांशिकता। ये बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक से है। बिहार बोर्ड का जो एनसीईआरटी की बुक आती है उससे है आनुवांशिकता, हेरिडिटी। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो है बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आना एकदम ज़रूरी है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जिससे मतलब कि एमसीक्यू भी तैयार किया जाता है। और इस चैप्टर को पढ़ाकर, इस चैप्टर को हम डिस्कस करके, ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके आपको पूरे बिहार बोर्ड का जो है ये अध्याय 8 को मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। देखिए यहाँ पर है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता होता क्या है, देखिए इसको समझिए। ये पहला चैप्टर है, इसमें भाग 1 वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय उत्तर। देखिए आनुवांशिकता में, देखिए आनुवांशिकता किसे कहते हैं, हेरिडिटी। देखिए हेरिडिटी वो चीज़ होता है जो मम्मी पापा से, माता पिता से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का और उसका क्वेश्चन आंसर भी आई है। देखिए आनुवांशिकता किसे कहते हैं। देखिए आनुवांशिकता में माता पिता के शरीर एवं मानसिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। इन लक्षणों के लिए जाने वाले माध्यम को जीन कहते हैं। मतलब देखिए, माता पिता से मतलब पेरेंट से के शरीर से, देखिए माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण, जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण है, एक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होने की आनुवंशिकता कहलाती है। इस लक्षणों को ले जाने वाले माध्यम को जीन कहते हैं। मतलब माँ बाप से उसके औलाद में जो है ये जीन के द्वारा उसका मानसिक लक्षण और शारीरिक लक्षण चला जाता है। अगर मान लीजिए किसी के बाल बच्चा, किसी के माता पिता को एंजाइटी है तो उसके औलाद को, उसके मतलब कि संतान को भी एंजाइटी होने का खतरा होता है। अगर किसी के माता पिता को चीनी है, डायबिटीज़ है, तो उसके संतान को भी डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है। तो देखिए यही जीन के द्वारा जाता है। बहुत सारा लक्षण, बहुत सारे बीमारियां भी चली जाती है। अब बहुत सारे उनके गुण, जो अच्छे गुण होते हैं वो भी जाते हैं, बुरे गुण होते हैं, बीमारी होती है वो भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती है। ये आनुवंशिकता के द्वारा, हेरिडिटी के द्वारा चला जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको हमने स्पष्ट डिस्कस कर दिया कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। इन लक्षणों को ले जाने वाले माध्यम को जीन कहते हैं। ये जीन आपके डीएनए में पाया जाता है। डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपके कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस को हम लोग नाभिक कहते हैं। देखिए विभिन्नता क्या है, वेरिएशन क्या है, यह जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए विविधता ही जीवों के लिए महत्वपूर्ण है, वही उसकी पहचान होती है। मतलब कि कोई भी संतान है वो अपने माँ बाप के तरह ही दिखता है, या तो माँ की तरफ दिखेगा या तो पिताजी की तरह दिखेगा। हो सकता है कि वो माँ की तरह लंबा हो जाए, पिता की तरह आवाज़ उसका हो जाए। हो सकता है कि पिता की तरह लंबाई हो जाए और माँ की तरह आवाज़ हो जाए। हो सकता है कि माता पिता के बीच का दरमियाना हो। मतलब कहने का मतलब है कि माँ बाप का जो मतलब उसका गुण होगा, वेरिएशन होगा, चेहरा मोहरा, रंग रूप उसी के आसपास होगा, लेकिन विविधता पाई जाएगी। वही उसका आइडेंटिटी है, पहचान है। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान की तरह हूबहू एक जैसा नहीं होता है। संसार में एक पेड़ के दो पत्ते भी हूबहू एक जैसे नहीं होते हैं। एक तरह का मतलब कि एक माता पिता का एक जुड़वा बच्चा भी 100% एक जैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन ही उसका आइडेंटिटी है, पहचान है। एक ही माता पिता या एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों
के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को विविधता कहा जाता है। मतलब लक्षण का अंतर हो सकता है कि उसका आदत किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है, कोई हो सकता है कि गोरा हो, कोई काला हो, ठीक है। ये विविधता पाई जाती है। कोई माँ बाप का मतलब कि माँ बाप का डीएनए से ही बना हुआ होता है, माँ बाप के से ही उसका मतलब कि क्रोमोसोम से भी बना हुआ होता है, उन्हीं का वंशज होता है। लेकिन माँ बाप के बीच में क्या होता है, माँ बाप के जो होता है विविधता, मतलब कि बीच में विविधता पाई जाती है। मतलब बच्चे जो होते हैं एग्जैक्ट अपने माता पिता के कॉपी नहीं होते हैं, एग्जैक्ट हूबहू या तो माँ के तरह नहीं होंगे या तो हूबहू पिता की तरह नहीं होंगे, कुछ ना कुछ अंतर होगा। हो सकता है कि पिता और माता के बीच का लंबाई हो सकता है कि माता पिता से ज़्यादा लंबा हो सकता है मोटा हो, हल्का पतला हो सकता है रंग में विविधता हो, ये सब होता है। देखिए, एक ही माता पिता या एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों के अंतर को विभिन्नता कहते हैं। देखिए, लक्षणों का अंतर, विविधता क्या है? यही मतलब कि जीव जंतु का जो है पहचान है। विविधता महत्व क्या है? जीवों को बदलने, पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में मदद करती है, जिससे उनके उत्तरजीविता सर्वाइवल सुनिश्चित होती है। यह विविधता आगे चलकर जैव विकास का आधार बनता है। देखिए, सर्वाइवल में भी ज़रूरी होता है। जैसे एक इंसान ही है तो कोई ठंडे प्रदेश में पैदा हुआ है, वो ठंडा में अच्छे से मतलब कि जीवित रह सकता है या अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। एक आदमी गर्म प्रदेश में पैदा हुआ है, वो गर्मी को ज़्यादा सह सकता है और ठंडा को कम सह सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो जिस जलवायु में रहता है उस जलवायु में वो सर्वाइवल करता है, उसी जलवायु के आधार पर उसका शरीर का संरचना बना होता है, उसका शरीर उसी मतलब कि जलवायु के अनुसार मतलब उसी जलवायु में ढल जाता है। तो देखिए, इसके वजह से ही क्या होता है, मतलब कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में मदद करता है। जीवों का विविधता जो होती है पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में मदद करता है, जिससे उनकी उत्तरजीविता सुनिश्चित होती है। यह विविधताएं आगे चलकर जैव विकास का आधार बनता है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? कोई 3 कारण दे। देखिए, मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चुनाव क्यों किया? कोई 3 उदाहरण दे। तो देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव निम्नलिखित कारणों से किया। मेंडल जो है मतलब जो आनुवंशिकता के बारे में बता रहा था, वो तीन कारणों से अपना मटर के पौधों का चुनाव किया। मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव निम्नलिखित कारणों से किया। एक में मटर के पौधों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। सबसे पहला बात कि मटर के पौधों का जीवन चक्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये कारण है। मटर के पौधों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। मतलब देखिए, उसने इसलिए किया, मटर का पौधा लिया क्योंकि मटर के पौधों का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिससे कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन संभव हुआ। दूसरा, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले विपरीत लक्षण जैसे लंबे, बौने पौधे, गोल, झुर्रीदार बीज पाए जाते हैं। देखिए, इसमें दूसरा लक्षण, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले विपरीत लक्षण जैसे लंबे, बौने पौधे, गोल, झुर्रीदार बीज पाए जाते हैं। तीसरा, मटर का पौधा सामान्यतः स्वपरागण करता है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करता है। इस पॉलिनेशन के बारे में हम पिछला चैप्टर में बता चुके हैं कि पॉलिनेशन क्या कहलाता है, कि मतलब से मादा जनन अंग से अंडाणु और नर जनन अंग से जो मिलता है, मतलब नर युग्मक दोनों का मिलन जो होता है, उसी को एक ही फूल के मादा और नर का मिलन को ही सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। देखिए, तो मटर का पौधा समानतः स्वपरागण करता है, लेकिन कृत्रिम रूप से परपरागण भी आसानी से कराया जा सकता है। मतलब ये स्वपरागण भी करता है और परपरागण भी
आसानी से कर सकता था, इसलिए इसको लिया गया। 3 कारण हो गया। अब देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है। देखिए इसको समझिए, इस चैप्टर में अनुवांशिकता में चैप्टर 8 का है, ये VVI क्वेश्चन सब है। देखिए इस क्वेश्चन से आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। देखिए प्रभावी लक्षण, इसी से क्वेश्चन NCERT बुक से ही आपका जितना भी MCQ है एग्ज़ाम में बनाया जाता है, इसीलिए NCERT क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। देखिए प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, तो समझिए। पहले प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी से खुद को प्रकट करते हैं। देखिए वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी से खुद को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का लंबापन T। वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी से खुद को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का लंबाई T। अप्रभावी लक्षण, देखिए अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं और खुद को प्रकट नहीं कर पाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का बौनापन T, ये पीढ़ी में पुनः प्रकट होते हैं, F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट होते हैं। तो देखिए इस तरह से प्रभावी को हम बता सकते हैं। प्रभावी वो होते हैं जो प्रभावी लक्षण वे होते हैं, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में खुद को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का लंबापन T। अप्रभावी लक्षण वे होते हैं, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे हुए रहते हैं, खुद को प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मटर के पौधे का बौनापन T, ये F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो जाते हैं, पुनः दूसरा पीढ़ी में ये प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग में। देखिए लॉन्ग में क्या होता है, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये VVI प्रश्न है, इसको समझिए। ये VVI प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को समझने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, रेखा चित्र सहित समझाइए। देखिए मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र सहित समझाइए। देखिए मानव में लिंग निर्धारण पूरी तरह से गुणसूत्रों क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। देखिए मानव में लिंग निर्धारण पूरी तरह से गुणसूत्रों क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब एक मानव में 46 गो गुणसूत्र होता है, क्रोमोजोम होता है, 23 जोड़ा क्रोमोजोम, मतलब 46 क्रोमोजोम होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। देखिए यहाँ पर बात समझिए कि मानव में लिंग निर्धारण पूरी तरह से गुणसूत्रों पर आधारित होते हैं, क्रोमोजोम पर आधारित होते हैं। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। जिन माता पिता से वो शिशु का निर्माण हुआ है उस माता पिता में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, एक जोड़े गुणसूत्र अलग होते हैं जिससे लिंग का निर्धारण होता है, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है माँ का और 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है क्रोमोजोम का पिता का, वो दोनों समान होता है। 23वां जोड़ा जो होता है माता पिता का वो समान नहीं होता है, वो लिंग गुणसूत्र होता है। वो लिंग निर्धारण करने में 23वां जोड़ा काम आता है। पुरुष नर में लिंग गुणसूत्र XY, मतलब माता से X और पिता से Y, मतलब माता से X लिंग सूत्र क्रोमोजोम और पिता से Y क्रोमोजोम जब मिलेगा तो क्या बनेगा, 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 50% X 50% Y वाले, अर्थात 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। मतलब नर से पिता पेरेंट के तरफ से पिता की तरफ से Y क्रोमोजोम और माता की तरफ से X क्रोमोजोम, अर्थात 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 50% X और 50% Y वाले। तो इससे क्या होता है, इससे जो होता है नर पुरुष बनता है।
क्या बनता है, मतलब कि शिशु जो होगा वो पुरुष होगा, वो पुल्लिंग होगा, लिंग निर्धारण में वो लड़का होगा। अगर स्त्री में अगर गुणसूत्र मम्मी पापा से XX मतलब पिता से भी X और माता से भी X आया, क्योंकि माता में हमेशा X क्रोमोजोम होता है, माता में X क्रोमोजोम होता है और पिता में XY दोनों क्रोमोजोम होता है। तो XX पिता से X और माता से भी X आ गया तो क्या होगा, स्थिति मतलब माता का हमेशा X ही आएगा, पिता का अगर Y के बदला X आ गया तो XX क्रोमोजोम, अर्थात सभी अंडाणु केवल X गुणसूत्र वाले होते हैं, मतलब स्त्री बनेगा। इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। अगर XX क्रोमोजोम मिलेगा तो लड़की, अगर XY क्रोमोजोम मिलेगा तो लड़का। लेकिन लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, जब X गुणसूत्र का मतलब क्रोमोजोम, जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X को निषेचित करता है, X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X को निषेचित करता है तो युग्मनज XX बनता है, जिससे लड़की का जन्म होता है, जिससे लड़की का जन्म होता है। देखिए, जिससे लड़की का जन्म होता है। अगर दूसरा में जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X को, जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X को निषेचित करता है तो युग्मनज XY बनता है, जिससे लड़के का जन्म होता है। मतलब XY मिलने से लड़के होते हैं। अब देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। मतलब इस निष्कर्ष से यह पता चलता है कि पिता में X क्रोमोजोम भी होता है, Y क्रोमोजोम भी होता है। मतलब पिता में XY दोनों क्रोमोजोम होता है। तो अगर कोई बच्चा लड़का हो या लड़की, ये तय होता है पुरुष के क्रोमोजोम पर, मतलब पिता के क्रोमोजोम पर। इससे स्पष्ट होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पूरे तरह से पिता से मिलने वाले क्रोमोजोम गुणसूत्र X या Y पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में XY 2 क्रोमोजोम होता है और महिला में सिर्फ X क्रोमोजोम होता है। निर्भर करता है। समाज में इसके लिए माता को उत्तरदायी ठहराना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। देखिए, समाज में ये निष्कर्ष हमने लिखा है कि इससे स्पष्ट होता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, यह पूरी तरह से पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X या Y पर निर्भर करता है और समाज में इसके लिए माता को उत्तरदायी ठहराना वैज्ञानिक रूप से गलत है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ, माता के पास सिर्फ X क्रोमोजोम होता है। इसीलिए उससे तो हमेशा X क्रोमोजोम ही मिलेगा, पिता से XY मिलने की संभावना होती है। देखिए आगे देखिए, इस अगला मेंडल के, देखिए अगला क्वेश्चन, मेंडल के एक मेंडल के एक संकरण प्रयोग को समझाइए तथा इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात लिखिए। जब केवल एक ही विपरीत लक्षण के जोड़े जैसे पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उससे एक संकरण कहते हैं। जब केवल एक ही विपरीत लक्षणों के जोड़े, देखिए जब केवल एक ही विपरीत लक्षण के जोड़े पौधे की लंबाई को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे TT और शुद्ध बौने पौधे t के बीच संबंध कराया। मतलब F1 पीढ़ी सभी पौधे विषम युग्मनजी लंबे FT प्राप्त हुए, क्योंकि लंबापन T एक प्रभावी लक्षण है। देखिए, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। F2 में देखिए F1 सभी पौधे विषम युग्मनजी लंबे T प्राप्त हुए, क्योंकि लंबापन T एक प्रभावी लक्षण है। देखिए F2 में जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। देखिए F2 पीढ़ी का अनुपात, देखिए लक्षण अनुपात का प्रकार।
लक्षण प्रारूप फेनोटाइप रेशियो 3:1, 3 भाग लंबे पौधे 1 भाग बौने पौधे। बाहरी दिखावट 3 भाग लंबे पौधे 1 भाग बौने पौधे। जीन प्रारूप 1:2:1, 1 लंबा टी अनुपात 2 अशुद्ध टी और 1 शुद्ध बौना टी दोनों मिलकर जीन प्रारूप बनता है। अब देखिए समजात अंग और समरूप अंग क्या होता है। देखिए समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं। समजात अंग होमोलोगस, देखिए समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन और समरूप अंग एनालोगस ऑर्गन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जैव विकास के परमाणु में इनका अधिक महत्व है। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जैव विकास के परमाणु में इनका अत्यधिक महत्व है। समजात अंग, देखिए समजात अंग वे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में एक समान होती है। समजात अंग वो होगा वे अंग जो उत्पत्ति और मूल संरचना में एक समान होती है, लेकिन अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए जैसे उदाहरण, मेढक में अग्रपाद, आगे का जो पैर होता है, मेढक में अग्रपाद, पंछी का पंख अग्रपाद हुआ, मतलब आगे का जो पाद, मेढक का आगे का जो पैर है, पंछी का आगे का पैर क्या होता है, उसका पंख होता है, अग्रपाद पंख होता है। और मानव के अग्र वाला जो पाद होता है वो हाथ होता है। इन सब की हड्डियों का ढांचा एक जैसा है परंतु कार्य अलग अलग है। यह घटना समझाती को दर्शाती है। यह घटना समझाती को दर्शाती है। समरूप या समवर्ती अंग वे अंग जो कार्य में एक समान हो लेकिन उनकी उत्पत्ति मूल संरचना बिल्कुल अलग हो। देखिए वे अंग समरूप या समवर्त अंग, देखिए वे अंग जो कार्य में एक समान हो लेकिन उसकी उत्पत्ति और मूल संरचना बिल्कुल अलग होती है। जैसे उदाहरण, तितली के पंख और चमगादड़ के पंख, मतलब तितली का पंख और चमगादड़ का पंख दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, पर तितली के पंख झिल्ली के बने होते हैं, चमगादड़ के पंख त्वचा और उंगलियों के फैलने से बने होते हैं। देखिए ये हो गया। इसी के साथ ये आज का वीडियो क्या हुआ, आज का वीडियो समाप्त हुआ। और समाप्त होने के बाद आप क्या करेंगे, मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी पर सारा बिहार बोर्ड का इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा, साइंस आएगा, जो आपको मतलब आपको तैयारी करने में आसानी होगी। और CBSE का भी मतलब कुछ इसमें पढ़ाई होगी। और देखिए, और सारे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक मेरा YouTube चैनल के हर वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। और वहीं पर सारे नोट्स और सारे PDF मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।